हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसकेवीपी। एसकेवीपी मीन्स संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बीए इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है, उसके बाद की एक क्लास भी चली है जिसमें हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर यूनिट 1 की बात करें बच्चों, तो हमने उसमें देखा है रेजिडेंस टू इंडिया यानी कि भारत का पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है उनके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। जैसे हम अगर भारत के पुनर्जागरण की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें हम देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, भावनी भट्टाचार्य जी और एस.के. नारायण हैं, आर.के. नारायण जी हैं। उसी में आपको अगर मिलेंगे तो मुल्कराज आनंद जी मिल जाएंगे। तो हमने एक ही वीडियो में यानी कि कंप्लीट वीडियो में यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये वीपी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आज हमारा जो है वो यूनिट 2 के बारे में हम बात करेंगे, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात होती है, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट हैं और न्यू सेशन चल रहा है हमारा 2025, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे, अगर हम कहेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी को लेकर के, जिसमें हम एक सेटिंग को देखते हैं, एक कैरेक्टर को देखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं और देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, तो देखेंगे कि ये है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर और न्यू सेशन के स्टूडेंट के लिए है। न्यू सेशन के जो स्टूडेंट हैं यानी कि 2025, और ये हमारा लिया गया है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देख लेंगे, एक बार फटाफट देखते हैं हम कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में हम देखेंगे ये हमारा यूनिट 2 है। वेट अ मिनट, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बच्चों और बात करें तो आपको पता ही होगा कि हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है आपको कि हमारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश सिलेबस है उसके सारे चैप्टर के सारे टॉपिक सारे कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में हम सेटिंग को पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सेटिंग है, जैसे प्लेस एंड टाइम ऑफ द स्टोरी है, फिर कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पीपल है, एनिमल है ना, लोग हैं, और उसके कुछ मेन कैरेक्टर हैं, और कैरेक्टर के हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी जानेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हम फिर देखेंगे कि इसका कुछ डिटेल, जैसे पहले प्लॉट होता है, फिर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फिर उसके कुछ स्टीम होते हैं, और इन सारे जो इंग्लिश वर्ड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है सबका हम हिंदी ट्रांसलेट में एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे माध्यम से पढ़ें। तो बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि हाँ, यूनिट 2 की बात चल रही है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2025, और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे देखेंगे कि अगर एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं उसको हम हिंदी में देखेंगे, है ना। इसको एक बार आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और देख भी सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कि जो एक एलिमेंट है, यानी कि हमारा जो एलिमेंट कह रहा है कि एक लघु कहानी का तत्व, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी को अगर हम कहेंगे हिंदी माध्यम से तो कहेंगे कि एक छोटी कथा, यानी कि लघु कहानी का क्या है, एक तथ्य है जिसको हम कथानक कहते हैं। अब देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, यानी कि एलिमेंट को कह सकते हैं कि कथानक वह है जिससे लेखक अपने मूल विचार को, है ना, अपने मूल विचार को विकसित घटना के लिए, किसी विकसित घटना के लिए व्यवस्थित करता है, वो एलिमेंट कहलाता है। और एलिमेंट किस में होते हैं, या किसी कहानियों में सम्मिलित होते हैं, या किसी नाटक में सम्मिलित होते हैं, या नाटक की किसी घटनाओं में भी सम्मिलित होते हैं। अगर हम कहेंगे कि जो एलिमेंट हमारा होता है वह कैसा होता है, एक योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग के तरीके से होता है, तार्किक श्रृंखला के रूप में होता है, और जिसका आरंभ अगर हम कहें तो आरंभ भी इसका होता है और इसका अंत भी बहुत अच्छी से होता है। अगर हम देखेंगे बच्चों की एलिमेंट में अक्सर देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो लघु कथाएं हमारी होती हैं वो आमतौर पर क्या होती हैं, एक कथानक होती हैं जिसे हम एक ही बार में पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टोरी आप देखते हैं, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता ही है, बुक्स लोग कम ही रीड करना चाहते हैं और
अपना ऑनलाइन सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर हम स्टोरी को देखते हैं तो हम सुन के, जैसे हमारे बचपन में हमारी दादी मम्मी नानी सभी लोग बचपन में स्टोरी सुनाते थे, वो चीज़ें हमें आज भी रियलाइज़ होती हैं और हम बहुत अच्छे से उसे रियलाइज़ करके दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम एलिमेंट के इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पे अगर हम कहें कि एलिमेंट का जो इंट्रोडक्शन है यानी कि इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, एलिमेंट के इंट्रोडक्शन की बात करें यानी कि हम परिचय की बात करें तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या होती है। सबसे पहले एलिमेंट में कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे कुछ पात्र रहते हैं, कुछ मेंबर रहते हैं, है ना, उनके सेटिंग यानी कि किनका क्या रोल है उसका पता चलता है। फिर देखेंगे उसमें कि किसका क्या रोल है। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि परिचय में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो परिचय में हम देखेंगे कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे सेटिंग का पता चलता है, जैसे बढ़ती कार्रवाई, और बढ़ती कार्रवाई वह जगह है, वह कहानी में क्या है, एक जटिल घटना होती है और कहानी के संघर्ष पर क्या होता है, प्रकट होता है। अगर हम कहें कि चरमोत्कर्ष क्या होता है, तो चरमोत्कर्ष क्या है, एक दिलचस्प यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन कह सकते हैं उसको, वो होता है। और पाठक मतलब जो वहाँ पे राइटर है वो कैसी थॉट्स रखता है, कैसे सोच सकता है उसके बारे में कि आगे क्या होने वाला है, फिर इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी। फिर अगर हम आगे चलते हैं इसी क्रम में एलिमेंट के परिचय में 4 पॉइंट पे, तो पतनशील क्रिया आती है। पतनशील क्रिया क्या होती है, जो घटनाएं जैसे बहुत ज़्यादा जटिलताएं होती हैं उसको हमें सुलझाने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है और खुद भी उसमें सुलझने की भी ज़रूरत होती है। तो राइटर जो है वो तो कहता है कि जो संघर्ष से सुलझा नहीं, वो अंत में बीच की घटनाओं से क्या होता है, परिचित नहीं होता है और उससे स्किप हो जाता है। लास्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के 5वें पॉइंट में उपसंहार क्या चीज़ होता है, या कहानी की घटनाओं का अंतिम परिणाम या उलझाव होता है। अब हम देखेंगे कि दृष्टिकोण, दृष्टिकोण क्या होता है। जैसे हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एलिमेंट का शॉर्ट ऑफ स्टोरी में हमने इंट्रोडक्शन देखा और इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आप दृष्टिकोण कहते हैं। तो दृष्टिकोण को हम कहेंगे कि दृष्टिकोण को हम परिभाषित करते हैं किसमें, जिससे कहानी कही जाती है, जिससे कहानी से हम आपसे कहानी कह रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम आपसे बोल रहे हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दृष्टिकोण क्या है कि मासूम आँख, मासूम आँख जैसे कि कोई कहानी है, कहानी में क्या है, बच्चे की नज़र बताई गई है, उसकी आई मूवमेंट बताई गई है और उसका एक क्या है, अलग ही निर्णय होता है, अलग ही थिंकिंग होती है। दूसरे अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि चेतन की धारा, आप एक बार देख सकते हैं कि हमने जो जो चीज़ें बताई, हमने आपको क्या बताया, पहले हमने बताया एलिमेंट यानी कि जो हमारा कथानक है, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, कथानक की लघु कथाएं। फिर हमने इसमें देखा इंट्रोडक्शन यानी कि एलिमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, फिर इसमें रीजनिंग एक्शन देखा, क्लाइमेक्स देखा, फॉलोइंग एक्शन देखा और फिर अब हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण में हमारा जो है, सबसे पहले हमने देखा इनोसेंट आई, है ना, कि हमारी जो आईज हैं वो किस कंसेंशन से देखती हैं। अब इनोसेंट में, इनोसेंट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है ये इसमें ओमनीसेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फर्स्ट पर्सन क्या हैं, इसके स्ट्रीम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमने देखा कि पतनशील क्रियाएं क्या होती हैं, जो घटनाएं और जटिलताओं को अपने सुलझाने में हमने अभी बताया। फिर ये हो गया उपसंहार। अब हम दृष्टिकोण में पढ़ रहे थे सर्वज्ञ, है ना। सर्वज्ञ लेखक एवं दृष्टिकोण का उपयोग करके कहानी सुनाता है। वह एक पात्र और भावनाओं और प्रेरणाओं तक उसको क्या करता है, पूरी तरह से पहुंचा देता है। जब वह वहां पर चाहे, जैसा चाहे वैसी जानकारी को भी प्रस्तुत कर सकता है। ये क्या कहलाता है, सर्वज्ञ दृष्टिकोण। और सर्वज्ञ दृष्टिकोण को अगर हम कहें कि कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि इनके क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और इनका टाइप क्या होता है, तो टाइप ऑफ 2 यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ 2 होते हैं। अब हम 5 नंबर पे देखेंगे तो देखने को मिलेगा हमें सर्वज्ञ सीमित। लेखक कहानी के तीसरे व्यक्ति में वे, वह, यह आदि सर्वनामों का प्रयोग करता है ना, और इसमें प्रोनाउन को भी बताता है। जब हम केवल जानते हैं कि वह एक पात्र किसे कहते हैं, आपको पता है, जो ड्रामा के रोल को निभाता है।
और जो लेखक हमें बताने की अनुमति देता है, हम पात्रों के विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं यदि लेखक उन्हें क्या करना चाहता है, हमसे प्रकट करना चाहता है। सर्वज्ञ उद्देश्य क्या होता है, लेखक कहानी तीसरे पुरुष में कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है हालांकि एक कैमरा पात्रों का पीछा कर रहा है, कहीं भी जा रहा है और केवल वही रिकॉर्ड कर रहा है जो देखा हो, जो सुना हो, जो जाना हो, है ना, और उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा है। फिर अब हम पॉइंट ऑफ व्यू के बाद चलेंगे बच्चे, देखेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट देख लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट देख लेंगे हम, और कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट में हमारे टाइप्स 2 ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। वेट अ मिनट, हम देखेंगे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हमारे टाइप्स 2 कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पहला हमारा एक्सटर्नल होता है और हमारा दूसरा इंटरनल होता है। पहले हम इसको देखेंगे कि हमारा एक्सटर्नल में क्या आता है, स्ट्रगल विद द फोर्स आउटसाइड वन सेल्फ, और इंटरनल में हमारा आ जाता है जिसमें हम स्ट्रगल विद इन वन सेल्फ। पर्सन मस्ट मेक सम डिसीजन, ओवरकम पेन, क्वाइट केयर देवर टेम्पर, रिजेक्ट ऑफ द etc। और अगर हम इसी में बात करें बच्चों आगे थोड़ा सा चल करके, तो देखेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसके टाइप्स की बात करेंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा, यानी कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स कितने हैं 2, और अगर इसके हम काइंड्स की बात करेंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा हमने क्या कहा, हमने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट हमारे टाइप्स ऑफ 2 होते हैं, और अगर हम इनके काइंड्स की बात करेंगे तो काइंड्स ऑफ 4। अब हम चलिए देख लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल की क्या बात कर रहा है इसमें। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हम कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहते हैं, हिंदी में कॉन्फ्लिक्ट को हम टकराव कहते हैं। व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्या है, एक टकराव है। और यानी कि ये जो हमारा ये है कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम कहते हैं कि कथानक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही कंपलसरी होता है। संघर्ष के बिना किसी भी कथानक में क्या होती, कोई भी कथा नहीं बनती है, यानी कि कोई भी स्टोरी नहीं बनती है। यह बहुत ही एनर्जीफुल होती है और एनर्जी का क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि बहुत सारे शक्तियों का विरोध करती है, जो एक घटना को दूसरी घटना से क्या करता है, ऐड करता है, यानी कि जोड़ता है और कथानक को गति प्रदान करता है। संघर्ष केवल खुली बहस तथा सीमित नहीं है, बल्कि यह मुख्य पात्र के सामने आने वाली किसी भी प्रकार के विरोध को क्या करता है, दर्शाता है, शो ऑफ करता है। एक लघु कथा में केवल एक ही केंद्रीय संघर्ष हो सकता है या कई छोटे छोटे संघर्षों के एक प्रमुख संघर्ष को भी जोड़ता है। हमने आपको क्या कहा कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने बताया कि एक्सटर्नल था और एक इंटरनल था। एक्सटर्नल को आप बाह्य कहते हैं और इंटरनल को आपको पता है कि आंतरिक कहते हैं। तो एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल में हम देखेंगे कि बाह्य स्वयं से बाहर की किसी भी शक्ति के साथ क्या करता है, संघर्ष करता है, और इंटरनल में है वो आंतरिक, यानी कि अपने भीतर का संघर्ष। व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेना होता है, उसे परिचित होना होता है, और अपने पेन को क्या करना है, अपने से काबू करना होता है या अपने आप पे काबू पाना होता है, ऐसी सारी चीज़ें। अपने गुस्से को शांत करना होता है, किसी की इच्छा के विरोध को क्या होता है, इच्छा विरोधी शांत करना होता है। फिर हम देखेंगे कि संघर्ष के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं किसी किसी राइटर के माध्यम, ये 2 और 4 का मतलब भी समझ लेंगे आप कि 2 और 4 क्यों कहा गया है। देखिए किसी किसी राइटर का मत है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, और किसी राइटर का कहना है कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार क्या हैं, देखेंगे कि मनुष्य बनाम मनुष्य, यानी कि शरीर, है ना, जो मनुष्यों के द्वारा हो। मुख्य पात्र ये अपनी शारीरिक शक्ति से अन्य मनुष्यों, प्रकृति की शक्तियों, जानवर के विरुद्ध क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये हमारा पहला हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसा दे रहा है दूसरा वाला, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे थीम। तो दूसरे वाले को देख लेंगे बच्चों, हम थीम के बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम अभी कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को ही देखेंगे। तो देखेंगे कि हमने पहला देखा कि मनुष्य से मनुष्य यानी कि शारीरिक, और ये जो दूसरा पॉइंट दिया है कॉन्फ्लिक्ट का, जो टाइप 4 है, मनुष्य बनाम परिस्थितियाँ, जो शास्त्रीय होते हैं, और मुख्य पात्र भाग्य या जीवन की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उसके विरुद्ध जो संघर्ष करती हैं उसी को कहते हैं मनुष्य बनाम परिस्थितियाँ, यानी कि शास्त्रीय। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें कॉन्फ्लिक्ट के, हाँ कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स में जो हमारे 4 प्रकार के दिए हैं, तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे मनुष्य बनाम समाज, यानी कि जो सामाजिक जो सोशलाइजेशन है। प्रमुख पात्र अन्य लोगों के विचारों, प्रथाओं और रीति रिवाजों के खिलाफ क्या करता है, संघर्ष करता है। अगर हम पॉइंट 4 की बात करें बच्चों, तो देखेंगे कि मनुष्य बनाम यौन, जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो मुख्य पात्र से स्वयं से
अपने आप से क्या करते हैं, अपनी आत्मा से सही या गलत दोनों के विचारों का क्या करते हैं, शारीरिक सीमाओं से, विकल्पों आदि से दोनों का समानिहित करते हैं। अगर हम बच्चे अब देखेंगे थीम, थीम क्या होता है, विषय। अगर आपको पता है कि हम बीए करने जा रहे हैं, बीए में एडमिशन ले चुके हैं, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता है, आपको अपने थीम के बारे में ही नहीं पता है, तो आप एग्जाम में कैसे बैठेंगे, और बैठ भी गए तो एग्जाम कैसे आपसे क्वालिफाई होगा, कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो देखेंगे कि थीम इसका क्या है। ये एलिमेंट्री आप जो शॉर्ट स्टोरी है, नॉट हम एग्जाम की बात करेंगे, यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट के टॉपिक से ही देखेंगे। जो एलिमेंट का थीम है वो बता रहा है विषय यानी कि थीम, हम थीम की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम थीम की बात करेंगे तो एक बार हम पीछे चल के देख लेते हैं कि थीम में क्या क्या चीज़ें दी हैं। थीम में देखेंगे कि थीम में द पीस ऑफ द फिक्शन, यानी फिक्शन क्या होती है, काल्पनिक चीज़ें होती है, इज कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द इज सेंट्रल इनसाइड इट इज द अथर ऑफ अंडर लाइंग मीनिंग ऑफ मेन आइडिया दैट द ट्राइंग ऑफ द कन्वे। अब हम इस थीम को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से जानने वाले हैं कि व्हाट इज अ थीम, थीम क्या है। फिर हम शाइन के बारे में जानेंगे कि शाइन क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम थीम के बारे में बात करें बच्चों तो देखेंगे हम कि जो हमारा विषय है किसी भी कथा साहित्य का, यानी कि किसी भी एलिमेंट का कह सकते हैं कि उसका नियंत्रक, उसका विचार, उसकी केंद्रीय अंतर्दृष्टि होती है। थीम क्या होती है कि कथा साहित्य का यानी कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी का, उसके नियंत्रक का, उसके विचार का, उसके केंद्रीय अंतर्दृष्टि की होती है। यह लेखक के अंतर्निहित अर्थ तथा मुख्य विचार को समाहित करता है, यानी कि उसको बताता है। एलिमेंट्री जो है वो क्या करता है, अपने अंदर के जो थॉट्स आते हैं उसको बताने का, उसको व्यक्त करने का भी प्रयास कर रहा होता है। थीम क्या चीज़ें होती हैं, थीम वह होती हैं जो किसी विषय वस्तु को विषय या मानव स्वभाव के दृष्टिकोण पर लेखक के विचार से प्रस्तुत करता है। और लघु कथा का शीर्षक आमतौर पर कौन करता है, लेखक, लेखक की बात को इंगित करना, ये लघु कथाओं के शीर्षक कहलाते हैं। और अगर हम इसी क्रम में बात करें बच्चों तो देखेंगे कि जो अपने विषय पर जोर देने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग कर सकता है, जैसे विभिन्न अलंकार में कौन आ जाएंगे, जैसे सिंबल आ जाएगा, है ना, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और हिंदी में बात करें तो जैसे प्रतीक हो गया, संकेत हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया, अतिशयोक्ति और व्यंग हो गया। ये सारे कौन से आते हैं, अलंकार, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगर इसी क्रम में और आगे हम देखेंगे साहित्य, टीवी जैसे फिल्म से संबंधित सामान्य विषयों को कुछ सरल उदाहरण में पेश करना होगा तो किस तरह करेंगे, जैसे चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसा हम देखते हैं। तो थीम में यही चीज़ें बताई गई हैं कि अक्सर जो मूवी देखते हैं क्या उसमें सारी चीज़ें रियल होती हैं, नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें रियल होती हैं। तो थीम में यही चीज़ बताया गया कि चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होती हैं जैसा कि वो दिखती हैं। और लव इज़ ब्लाइंड आपको पता ही है कि प्रेम अंधा होता है। अपने आप पे क्या करना चाहिए, हमेशा यकीन रखना चाहिए और लोगों के बदलाव से कभी डरना नहीं चाहिए। किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए। तो आपको पता हो गया कि ये थीम के बारे में हम जान रहे थे। अब हम देखेंगे साइन, कि साइन क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिंबल्स। तो साइन को देखेंगे और सिंबल को हम देख लेंगे। अगर हम साइन की बात में करेंगे तो साइन क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, और सिंबल की बात में करेंगे तो हम प्रतीक या चिन्ह की बात करते हैं। ये हमारा हो गया साइन और ये हमारा होगा सिंबल, ये हमारा होगा सिंबल। तो हम साइन की बात करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि संकेत, संकेत किसी ऐसी चीज़ को दर्शाता है जो किसी और चीज़ का प्रतीक हो। भाषा का कोई एक शब्द जो संकेत होता है, जो किसी के अनुभव को दर्शाने वाले अमूर्त अर्थ का मौखिक या लिखित माध्यम होता है। जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कुत्ता, अगर एक डॉग शब्द को हम लेते हैं तो वो खास तरह के 4 पैरों वाला स्तनपायी जीव का क्या होता है, संकेत होता है। अब सभी लोग डॉग का नाम सुने होंगे, देखे होंगे, जानते भी होंगे, बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो वो क्या है, खास तौर पर एक 4 पैरों वाला स्तनपायी जीव है। एक और उदाहरण अगर हम करेंगे तो देखेंगे कि इसी प्रकार से, जैसे कि आप ले लेंगे कि यह एक ऐसी क्रिया होती है जैसे पैदल चलने वाली। हाँ, कुत्तों में यही चीज़ बताया गया कि यह किसी क्रिया का संकेत नहीं होता है, यह पैदल चलने वालों की तुलना में अपने पैरों को ज़्यादा तेजी से हिलाकर तेजी से चल सकता है। दूसरे शब्दों में सांकेतिक शब्द होता है। जैसे मानो धीरे चलता है
डॉग भी ऐसे धीरे ही चलते हैं, लेकिन क्या है कि वो आपसे अच्छी रनिंग कर सकता है। इसी चीज़ को बताया गया है साइन के अंदर। अगर हम सिंबल की बात करें बच्चों, तो सिंबल में हम देखेंगे, सिंबल की बात करें और सिंबल में हम देखेंगे प्रतीक एक ऐसा संकेत होता है, प्रतीक जो है सिंबल एक ऐसा संकेत होता है जिसके अर्थ के कई परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, जो दूसरे के शब्दों में एक प्रतीक का अर्थ उसके शब्दों के अर्थ में कहीं ज़्यादा अधिक होता है। जैसे क्या होता है कि संकेत शाब्दिक होते हैं लेकिन प्रतीक शाब्दिक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे कि साहित्य में अक्सर पानी का इस्तेमाल चीज़ों के प्रतीक के रूप में किया जाता है। चूँकि पानी अक्सर जीवन का क्या होता है, एक प्रतीक होता है, इसीलिए कई बार जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। पानी को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे ताज़ा पानी और खराब या पॉल्यूशन वाला वाटर कह देते हैं, यानी कि प्रदूषित पानी कह सकते हैं। ताज़ा पानी क्या करता है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक हो सकता है, और खराब पानी क्या होता है, वो खराब स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। और अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखेंगे, हमारा सिंबल तो खत्म हो गया, अब हम चलेंगे पर्सनल और कल्चरल और यूनिवर्सल की तरफ, कि हमारा पर्सनल क्या होता है, व्हाट इज अ पर्सनल क्या होता है, वी ऑल ऑफ विद थिंग्स इन द एक्सपीरियंस वन पर्सन may have strong affection for dogs with the another person may fear them instantly. व्हाट इज अ कल्चर एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में अगर हम देखेंगे तो इसमें आ जाएंगे ट्राइंग टू डिस्क्राइब एक्सप्रेस द यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ ट्रिकली। तो इसको भी हम देख लेते हैं, एक अच्छे वे में हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों देखेंगे कि हमारा जो मानव पर चरित्र का अनुप्रयोग है, सांस्कृतिक जो जुड़ाव है, वो कुत्तों और शेरों से मनुष्यों में स्थानांतरित होते जाते हैं। अनुप्रयोग जीवन के बारे में एक बिंदु अर्थात एक प्रतीक को क्या करता है, बनाता है। अगर हम बात करें प्रतीकों में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतीक जो होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उनमें कितने प्रकार का संबंध होता है, तो आप टाइप्स ऑफ 3 बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों, कि टाइप्स ऑफ 3 बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि प्रतीकों में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में हम क्या करते हैं, हम सभी के अनुभवों में से चीज़ों को क्या करते हैं, जुड़ाव करते हैं, जोड़ते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, कुत्ते से गहरा लगाव रखता है, और कुत्ते का भी मनुष्य से गहरा लगाव हो सकता है, जबकि दूसरे को उससे बेहद ज़्यादा डर लगता है। जैसे जो पेट होते हैं, अपने घर के लोग नहीं डरते, लेकिन बाहरी लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो देखने में थोड़ा डेंजरस लगता है कि कहीं काट ना ले, ऐसा समथिंग। फिर दूसरा जो हमारा होता है, वो देखेंगे कि प्रतीकों का जो दूसरा संबंध है, पहला तो हमारा व्यक्तिगत हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक, जिसमें हम देखेंगे संस्कृत में कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रतीकों के अर्थ काफ़ी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ईसाई संस्कृति में शेर ईसा मसीह है ना का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सुमेरियन संस्कृति में सूर्य देवता, और उसके बाद मृदुक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, चीनी संस्कृति में कुत्ते, भक्ति, निष्ठा प्रतिनिधित्व सारे करते हैं। इस्लामी संस्कृति में कौन करते हैं, अशुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम तीसरे अगर देखेंगे कि इसमें तीसरा संबंध क्या है, सार्वभौमिक है, जो जुंगियन मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है, जुंगियन मनोवैज्ञानिक अन्य सिद्धांतों के साथ यह तर्क देता है कि कुछ प्रतीकों का सार्वभौमिक अर्थ होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न संस्कृतियों में जैसे शेर देवता का संकेत देते हैं। किसी प्रतीक के सार्वभौमिक अर्थ को समझाना और उसको व्यक्त करना, यह काफ़ी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। अब लास्ट में हम देख लेंगे कि इसका जो व्याख्या है ना, इसकी जो डिस्कवरी है, इसके डिस्कवरी को हम देख लेंगे। यानी कि जो हमारा एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, इसके हम डिस्कवरी को देख लेंगे। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिस्कवरी है ना। तो डिस्कवरी यानी कि इसका हम जब डिटेल देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, तो इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। तो व्याख्या में हमें क्या मिलेगा कि साहित्य की व्याख्या करते समय यह बात हमेशा याद रखना जरूरी होता है कि एक कविता, लघु कथा का अर्थ लेखक द्वारा जानबूझकर व्यक्त की गई कल्पना कहीं क्या होता है, अधिक होता है, कल्पना से कहीं अधिक होता है। भाषा के काम करने के तरीके से हम देखेंगे कि इसमें अर्थ की अधिकता हो सकती है। किसी साहित्यिक कृति में
कई छवियों संकेतों का पाठक और लेखन के दोनों के लिए व्यक्तिगत सांस्कृतिक और सार्वभौमिक जुड़ा होगा। जो हमने आपको अभी बताया है कि प्रतीकों में 3 तरह के संबंध होता है, जिसमें व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सार्वभौमिक होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में जाना है। अब हम देखेंगे कि इन संबंधों पर ना तो लेखक का और ना ही पाठक का नियंत्रण होता है, जबकि हम जीवन में इन संबंधों को ग्रहण करते हैं और अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि हम ग्रहण कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सपने देखते हैं, है ना, तो हमें क्या होता है, प्रतीकात्मक जो वृद्धि होती है, जो उसकी कृति होती है, जो उसकी छवि होती है, वो हमेशा गतिविधि करते रहते हैं। अर्थ क्या निकलेगा इसका, स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से इसमें क्या होते हैं, सब मौजूद होते हैं। इस प्रकार जबकि एक लेखक कुछ अर्थ को व्यक्त करने वाला होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि वो व्यक्त करने का एक इरादा भी रखता है, और वह जो अर्थ को व्यक्त करता है वह सचेत रूप से व्यक्त किए गए अर्थ से कहीं अधिक होगा, बहुत ही अधिक होगा। साहित्य समृद्ध है और इसका अस्थायी मूल्य है, क्योंकि इसमें अर्थ की प्रचुरता होती है, अर्थ की अनेक परतें होती हैं और इसे विभिन्न पाठकों यानी कि विभिन्न राइटरों तक पहुंचाया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखा बीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सेशन 2025 में एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी को। शॉर्ट स्टोरी में हमने क्या देखा, सेटिंग को देखा। फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। सेटिंग को देखा, फिर इसमें हमने पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन इसमें देखा, राइजिंग एक्शन देखा, फिर क्लाइमेक्स, फॉलिंग, है ना, और इसके क्रम वाइज हमने हिंदी के ट्रांसलेट को भी देखा। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसी क्रम में, तो हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को देखा, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स ऑफ 2, यानी कि एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। फिर इसी में काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने फिजिकल वगैरह को देखा है। और आगे चलेंगे तो हमने विषय को देखा, विषय वस्तु यानी कि थीम को देखा। थीम के बाद हमने लास्ट एक और देखा है साइन और सिंबल, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, एक है लक्षण और एक है प्रतीक। ये प्रतीक क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। लास्ट में हमने इसको पर्सनल, कल्चरल, यूनिवर्सल, यानी कि इनके जो तीनों संबंध थे, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक और व्यक्तिगत, इन तीनों को हमने भी अच्छे से पढ़ा है। और लास्ट में हमने इसका एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी का व्याख्या भी देखा बहुत बढ़िया तरीके से। तो बच्चों, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका जो अगला आएगा, है ना, यानी कि प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। अब इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सेशन स्टूडेंट के लिए बीए की सारी क्लासेस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सारे एसकेवीपी यानी कि संत कबीर विद्यापीठ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, उसको जाके देखेंगे। और जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, उसके लिए एक स्पेशल क्लास भी आपके लिए लाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।